दोस्तों, आप सभी का इस कहानी के तीसरे भाग में स्वागत है। इस कहानी के पहले दूसरे भाग को सुनने के लिए प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स चेक कर लें। यहाँ पे मैंने कमेंट बॉक्स में लिंक को पिन कर दिया है। चलिए कहानी का तीसरा चैप्टर स्टार्ट करती हूँ। अंगद अब खुद का हाथ देखते हुए पलटा और वहाँ से चला गया। जानवी ने फ्रिज से बर्फ़ निकाल कर आवृत्ति को देते हुए कहा, लगा लो, नहीं तो फफोले पड़ जाएंगे। पहले उन्हें दे आइए ना, उनके लिए ले जा रही हूँ, तुम भी सिकाई कर लो। जी। जानवी जी अंगद के लिए बर्फ़ लेकर अमरेंद्र जी के कमरे में चली आई, क्योंकि अंगद ऑफिस से आने के बाद वहीं रहता था। बर्फ़ लेने के बाद वो अमरेंद्र मर्चेंट से बोला, एकांशी को पता नहीं क्या दिख गया उस लड़की में। एक दिन में बवंडर आ गया घर में। कमरे में ही ठीक थी ये लड़की। बाहर निकलने पर घर के क्या नज़ारे होंगे, सोचने वाली बात है। इस पर कहती है कि बाहर जॉब करूँगी, बता रही हूँ, बाहर भी तांडव करके ही आएगी, तो तुम क्यों टेंशन ले रहे हो? और वैसे भी कोई भी कमरे में कैद होकर नहीं रह सकता। मुझे ही देख लो, जानता हूँ। फिर भी सुबह एंटीकोस तोड़ दिया, अब मुझे जला दिया। साथ ही साथ खुद को भी मुझे डाउट है कि एकांशी का ख्याल ही रख भी पाएगी या नहीं, पता लगेगा। खुद के साथ साथ उसे भी खतरे में डाल कर बैठी है कहीं। एकांशी खुद ही उससे दूर जाने को तैयार नहीं। तुम उसे बचपन से जानते हो, महा जिद्दी है। उसको वो लड़की बहुत भा गई है, यही तो परेशानी है। वो लड़की से नहीं, उसके व्यक्तित्व से प्रभावित हो गई है। इस लड़की से पहले घर में आई हर आया को वो बखूबी भांप लेती थी। उसे पता होता था कि वो आया उसके लिए नहीं, बल्कि मेरे लिए आई है। मुझे रिझाने के लिए उसका ध्यान रखने का नाटक कर रही है, तो वो खुद को लॉक कर लेती थी। पर इस बार हालात अलग हैं। इस लड़की ने अपनी खुद की परवाह किए बगैर एकांशी की जान बचाई, और इस एक इंसिडेंट से एकांशी की जान उसमें अटक कर रह गई है। वो उसके लिए ओवर पॉजेसिव है, उसे खोने से डरती है। पर किसी से यूं ज़बरदस्ती करना ठीक भी तो नहीं है ना। वो लड़की हमारी कोई नहीं है अंगद। उसे जबरन अपने घर में रहने को मजबूर करना कहाँ तक उचित है? जब बात एकांशी की हो तो मुझे उचित अनुचित कुछ नज़र नहीं आता। वो लड़की यहीं रहेगी, या तो खुद की मर्जी से या फिर मेरी मर्जी से। मैं इसे कहीं नहीं जाने दूंगा। किस हक से रोकोगे? रोकने के लिए हक की ज़रूरत नहीं है पापा, तो हक भी ले लूँगा। रोकने के लिए हक की ज़रूरी है पापा, तो हक भी ले लूँगा उस पर मैं। एकांशी मेरे लिए अनमोल है, पर वो एकांशी के लिए अनमोल हो गई है, तो ना चाहते हुए भी मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है। किस्मत कभी कभी ऐसी जगह पे ला कर छोड़ती है कि अपनी चाहत के विपरीत काम करने पड़ते हैं। क्या करोगे जो आप समझ रहे हैं? शादी। अमरेंद्र मर्चेंट ने मन की खुशी छुपाते हुए सहज भाव से पूछा। सोचा था कि कभी किसी लड़की को हमारे घर नहीं लाऊंगा, पर कभी कभी वक्त मजबूर कर देता है। अपने फैसलों से हटने पर वो राजी होगी। उसकी राज जाननी ही किसे है, उसकी राय जाननी ही किसे है। कोई मायने नहीं रखती उसकी रजामंदी या उसका इनकार। वो पहले ही कर्जदार हो चुकी है। उसे इस कर्ज से मैं निकलने ही नहीं दूंगा, और फिर भी नहीं मानी तो शादी ही आखिरी तरीका बचेगा। एकांशी की नज़र में खुद को गिराना नहीं चाहता मैं। बगैर शादी की वो लड़की काबू में आने वालों में से नहीं। बात सुनने को राजी नहीं रहती। हर बात पर उसे आपत्ति रहती है। कायदे से उसका नाम आवृत्ति नहीं, बल्कि आपत्ति होनी चाहिए था। उधर आवृत्ति बर्फ से सिकाई करने के बाद किचन में गई तो एकांशी नजर आ गई। उसने हाथ पकड़कर खींचते हुए कहा, आइए ना मिस आवृत्ति, पापा के रूम में बैठकर बातें करेंगे। नहीं नहीं, आवृत्ति झट से बोली। क्यों? मेरी वजह से उनका हाथ जल गया है, गुस्सा होंगे मुझ पर? नहीं, पापा बहुत कम गुस्सा करते हैं, अब तक ठीक हो चुके होंगे वो। अच्छा, पर मैं तो अनजान हूँ ना। उन्हें अच्छा नहीं लगेगा कि मैं उनके कमरे में कदम रखूं। आप कहाँ चल रही हैं? मैं लेकर जा रही हूँ ना ज़बरदस्ती। लिटिल गर्ल सुनो तो, रुको ना, आवृत्ति कहती रही, लेकिन एकांशी उसका हाथ पकड़कर कमरे तक खींच ही लाई। वहाँ पर अंगद को ना देखकर वो दादाजी के कमरे में लिवा कर चली गई। अंगद ने आहट
अंगद ने आहट पर पलटकर देखा तो एकांशी के साथ खड़ी आबृति को देखकर बोला, इट्स ओके, आइए। एकांशी हंसते हुए बोली, देखा, मैंने कहा था ना कि पापा का गुस्सा गायब हो चुका होगा। आपकी बेटी मुझे पकड़ कर ले आई थी। आप लोग बात कीजिए, मैं जाती हूँ। कहते हुए आबृति जाने को मुड़ी तो अंगद फौरन बोला, आपको जाने की इजाज़त नहीं दी गई। आबृति फिर भी नहीं रुकी तो अंगद बोला, आज के लिए काफ़ी तहलका मचा चुकी हैं आप। बाकी का काम सिवा कर लेगा। आपको किचन में जाने की ज़रूरत नहीं। वो आपकी गलती थी। आबृति ने मुंह से फ़ौरन निकल गया तो अंगद ने एकांशी से नज़र हटाकर आबृति की तरफ ऐसे देखा जैसे निगाहों से ही पूछ रहा हो कि वाकई ऐसे क्या देख रहे हैं। माना कि घर आपका है, लेकिन सुबह भी आपकी गलती थी और अभी भी। इतना दबे पाँव कौन चलता है। बिल्कुल आहट नहीं होती। अंकल आप ही बताइए। अचानक बोल देते हैं पीछे आकर तो कोई भी डर जाएगा ना। अमरेंद्र जी कुछ बोलते उससे पहले ही अंगद बोल पड़ा, तो पैर घसीटते हुए चलूँ। घिसर घिसर की आवाज़ करके पैर उठाकर ही कदम रखने चाहिए। ध्यान आकर्षित नहीं करवाना कि चप्पल और पैरों को आवाज़ कहते चलूँ ताकि सब मुड़कर देखें। ये आदमी और इसके लॉजिक। आबृति ने मन ही मन कहा और बिना जवाब दिए कमरे से बाहर निकलने लगी तो अंगद की आवाज़ फिर कानों से टकराई, डिनर टेबल पर जाकर बैठिए। सब साथ में ही खाएंगे। मैं अपने कमरे में ही खा लूँगी। हर बात काटनी ज़रूरी नहीं होती मिस आबृति। अंगद अब थोड़ा कड़क लहजे में बोला तो एकांशी तुरंत बोल पड़ी, पापा ऐसे बात नहीं करो, गंदी बात होती है, वो डर जाएंगी आपसे। अमरेंद्र मर्चेंट ने दरवाजे के पास खड़ी जानवी को इशारा किया तो अंदर आते हुए बोली, आओ बेटी। फिर बाहर निकलते ही धीरे से बोली, उन्हें पसंद नहीं आता कि कोई उनकी बात को काटे। जरा जरा सी बात के लिए क्यों उलझना। आबृति टेबल के पास चेयर पे बैठते हुए बोली, वो अपनी ही मनमर्जी क्यों करते हैं। मुझे चिढ़ होती है जब मर्द औरत को अपनी गुलाम समझकर ट्रीट करते हैं। हर बात पे ऑर्डर ही ऑर्डर। रिक्वेस्ट तो करनी आती ही नहीं है। जानवी जी शांति से बोली, वो ऐसे नहीं थे। बहुत ही साइड नेचर के लड़के हुआ करते थे। गुस्सा और ऊंची आवाज़ में बात करना उन्हें आता ही नहीं था, बल्कि बात भी बहुत कम करते थे। बीते 4-5 सालों में वो ऐसे बन गए हैं, या शायद दिखावा करते हों बनने का। अंदर से अब भी वही शर्मीले प्यारे से अंगद हैं। मेरे मन को मालूम है कि इतनी बेरुखी, इतनी तलखी के पीछे छिपे वो अंगद अब भी कहीं ज़रूर हैं। उनकी बेटी है तो फिर उसकी माँ कहाँ है। जानवी जी कुछ कहती उससे पहले ही अंगद सामने की चेयर की तरफ बढ़ते हुए बोला, आपको मेरे बारे में जानने की बड़ी बेताबी है। कोई कहीं भी हो, मर गया हो या जिंदा हो, आपको उससे मतलब नहीं होना चाहिए। मेरी निजी ज़िंदगी में झांकने के बजाय सिर्फ इतना याद रखिए, अब यहाँ आप लाई गई हैं एकांशी की जिम्मेदारी संभालने के लिए। अंगद आबृति के साइड वाली चेयर पे बैठ गया तो आबृति फ़ौरन जरा धीमी आवाज़ में ही उससे बोली, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं कुछ भी जानने में। आपकी तरह ज़बरदस्ती किसी की ज़िंदगी में घुसने की आदत मुझे नहीं। मुझे मेरा तन्हा सफ़र बहुत प्यारा है। आपको खुद की दौलत शोहरत पे घमंड होगा तो होगा, लेकिन उसके लिए मुझे इशारों पे नचाने का ख्वाब मत देखिए। अमीर हैं या हैंडसम हैं, जो भी हैं आप अपने लिए हैं, उससे मुझे क्या। किसी के आगे पीछे घूमने वाली लड़कियों में से नहीं मैं। अंगद बिना कोई जवाब दिए मुस्कुराने लगा। सब एक साथ खाने लगे तो अंगद आबृति को धीरे से टोकते हुए बोला, लगा नहीं था कि ऐसे सलीके सिखाती होंगी आप। आबृति भी फुसफुसाते हुए बोली, अच्छा तो आपकी सोच थी कि मैं हाथों से ना खाकर डायरेक्ट थाली या कटोरी में मुँह दे देती होंगी, गाय बैल की तरह। अंगद को उसकी बात सुन हंसी आ गई, जिससे निवाला गले में फंस गया और वो खांसने लगा तो एकांशी ने फ़ौरन उसकी पीठ को सहलाना शुरू कर दिया और आबृति ने पानी का गिलास जल्दी से इसके होठों से लगा दिया। जानवी जी ये देख कर मुस्कुरा उठी और मन ही मन बलाएँ लेते हुए बोली, काश ये एक फैमिली बन जाए, कितने अच्छे लग रहे हैं तीनों एक साथ में। अमरेंद्र जी भी उन्हें देखते हुए शायद उनके मन में भी वही था जो जानवी जी के मन में था।
अंगद की खांसी थमी तो आरती का ध्यान गिलास पे गया। अंगद ने उसके हाथ के ऊपर से ही गिलास को पकड़ लिया था। उसके साथ ही साथ अंगद की भी नज़र इस पर पड़ी तो दोनों ने ही एक ही साथ हाथ हटा लिया। गिलास नीचे गिरने लगा तो फिर अंगद ने उसे पकड़ने को हाथ बढ़ाया। तब तक आरती ने भी हाथ बढ़ा दिया और फिर दोनों के हाथ एक दूसरे से टकरा गए और उनके हाथ ना आकर गिलास अंगद की जांघ से टकराते हुए नीचे गिरकर टूट गया। गिलास का बचा खुचा पानी अंगद की पैंट गीली कर चुका था। अंगद ने जैसे ही आरती की तरफ घूर कर देखा और कुछ कहने को होंठ खोला, तब तक आरती की भी घबराहट भरी नज़र उसकी निगाह से मिली और वो फ़ौरन बोली, सब आपकी गलती है। मैं तो पहले ही कह रही थी कि मैं अपने कमरे में ही खा लूँगी। आपकी ही जिद लगी थी कि साथ में खाएंगे सब। अब देखिए क्या से क्या हो गया। कभी कभी दूसरों की बात भी मान लेनी चाहिए। अंगद चेयर सरका कर खड़ा हुआ और फिर एक नज़र आरती को घूर कर देखा और मन ही मन सोचा, सुबह से तीसरी दुर्घटना है। ये लड़की कुछ दिन में घर में कुछ भी सामान बाकी नहीं रहने देगी, सब टूटा फूटा मिलेगा। तब तक एकांशी ने हंसते हुए अपने मुंह पे हाथ रख लिया और बोली, अम्मा पापा को तो देखो, लग रहा है मेरी तरह पैंट में सुसु कर दिया हो। ये सुनकर अंगद झेप गया, जबकि आरती की एकदम से हंसी छूट गई। फिर खुद पर ही अंगद की नाराज़गी भरी नज़रों को पाकर वो चुप हो गए। जल्दी से खड़ी होते हुए बोली, मैं खा चुकी हूँ, कमरे में चली जाती हूँ। अंगद चुपचाप पीठ फेर कर खड़ा रहा, उसे रुकने को भी नहीं कहा। वो तेज़ी से जाने को हुई तो नीचे गिरे पानी पर सरक गई। जब गिरने लगी तो बचने के चक्कर में उसने अंगद की पीठ के पीछे से उसकी शर्ट के कॉलर को पकड़ लिया, पर शर्ट वाला कहाँ उसका भार सहता। वो जैसे जैसे नीचे की तरफ गिरती गई आगे शर्ट का एक एक बटन टूटता चला गया। अंगद ने अब अपना हाथ पीछे करके उसकी कलाई को पकड़ लिया, जिससे वो फर्श पर बिखरे शीशे के किरचों पे गिरने से बच गई। अंगद ने उसको खींचकर अपने सामने ला खड़ा किया और जानवी जी से बोला, अम्मा आप एकांशी को लेकर कमरे में जाइए, सिवा वहीं खाना ले आएगा। जानवी जी एकांशी को गोद में उठाकर ऊपर कमरे की तरफ बढ़ गई तो अंगद आवाज़ देते हुए बोला, रोनी ये सब साफ़ कर दो और सिवा को कह दो कि खाना एकांशी के कमरे में दे आए। अंगद उन्हें ऑर्डर दे रहा था तो वहीं आरती कभी अंगद की शक्ल देख रही थी तो कभी उसकी शर्टलेस लीन बॉडी को तो कभी टूटे हुए शर्ट के बटनों को। फिर मन ही मन बोली, हमेशा मेरे साथ ऐसा ही क्यों होता है, करने कुछ जाती हूँ हो कुछ और जाता है। अंगद की नज़र एकांशी और अम्मा पर थी। जैसे ही वो दोनों ओझल हुए, अंगद आरती को एक तरफ खींच के ले गया और उसे फुल से धक्का देते हुए बोला, अब हंसो। अचानक हुई इस वाक़ये से आरती की तो सांस ही अटक गई। वो पानी से डरने वालों में से एक थी, जान हलक में आ गई थी और वो चीखने को हुई। तब तक अंगद ने उसके मुंह पे हाथ रख दिया और अपनी तरफ खींचकर उसकी कलाई पीठ पीछे लगाते हुए उसके चेहरे पर से अपना हाथ हटाकर कहा, ऐसे क्या देख रही हो और क्या करना चाह रही हो? मुझे जैसे महबूब की तलाश है? किसने कहा कि मुझे चाहिए महबूब तुमसा? आरती गुस्से से विफर बोली, चाहिए भी तो कोई है ही नहीं मुझसा। मैं तुम्हारे अधिकार क्षेत्र से बाहर की चीज़ हूँ। अंगद मर्चेंट ने गुमान से कहा, और मैं तुम्हारी अपने ये तेवर मुझ पे खर्च मत करो। आरती भी बोल गई। साथ ही साथ झटक कर अंगद से खुद का हाथ छुड़ा लिया तो अंगद उसकी आंखों में ऐसे देखने लगा जैसे कोई अनचाही बात सुन ली हो। घबराहट से आरती की सांसें बहुत तेज़ चल रही थी। फिर भी आरती ने कहना जारी रखा, वो और लड़कियां होंगी जो तुम्हारे लिए लालायित रहती हैं, तुम्हारी बाहों में समाने को मचलती रहती हैं। जो हुआ वो गलती से हुआ। मेरी किस्मत ही ऐसी है कि सब कुछ बनाना चाहती हूँ लेकिन हो उल्टा जाता है। चीज़ें सुधारने की बजाय बिगड़ती जाती हैं, वरना मुझ में ना तो कोई भावना है और ना ही कोई भावना प्रवाहित हो सकती है। शुष्क पाषाण हूँ मैं, कोई अंकुर फूट ही नहीं सकता मुझ में, चाहे वो आप हुए
या कोई और मर्द। भावना प्रवाहित करने के लिए लाया ही नहीं हूँ तुम्हें यहाँ, वरना ये काम कोई मुश्किल नहीं है मेरे लिए। तुम लड़कियों की भावना वैसे भी बिन पेंदी का लोटा होती है, कभी इसके लिए तो कभी उसके लिए। दूसरों की भावनाओं के साथ खेलने से ही फुर्सत नहीं मिलती। तुम्हें बात करती हैं भावनाओं की। आरती उसकी बात काटते हुए बोली, एक मिनट, मुझे यहाँ रोकने की जिद आपकी है मिस्टर अंगद मर्चेंट। मैं यहाँ रुकने को नहीं मरी जा रही हूँ, मुझे यकीन दिलाने नहीं आता, लेकिन मैं आपके साथ कोई धोखा नहीं करने वाली हूँ। कोई स्वार्थ नहीं है मेरा बस चलिए तो मैं काम करके आपका कर्जा उतारूँगी और आपसे इतनी दूर हो जाऊँगी कि आपको कभी नज़र नहीं आऊँगी। आपकी आलीशान ज़िंदगी आपको ही मुबारक। मुझे मिट्टी भरा घर, पथरीला फर्श भी चलेगा, सोने को नहीं है दरकार इन कोमल गद्दों की। बंद करो ये दिखावा, जुबान कम चलाना सीखो और निगाहें झुका कर बात किया करो मेरे सामने। नहीं करूँगी। क्या कहा? वो उसे देखते हुए बोला। आरती भी निगाह मिलाकर बोली, मैंने कहा नहीं करूँगी। जहाँ गलत नहीं हूँ वहाँ झुकती भी नहीं हूँ मैं आपके पास गिड़गिड़ाने नहीं आई थी कि मुझे सहारा दीजिए और मेरा इलाज कराइए। जो किया खुद के मतलब से किया है आपने, इसलिए मुझ पे चढ़ने की कोशिश मत कीजिएगा आगे से। नौकर नहीं हूँ आपकी और ना ही फैमिली हूँ, एक अजनबी हूँ जो गलती से टकरा गई आपसे। अंगद हिकारत भरी नज़र से देखते हुए बोला, तुम लड़कियाँ ऐसी ही होती हो, तुम लड़कियाँ एहसान फरामोश और बेशरम। आरती भी बात काटते हुए बोली, दूध के धुले तो तुम मर्द ही होते हो ना। बेवजह लड़कियों के किरदार पर कीचड़ उछाल उसे बदनाम कर देते हो, उनके हिस्से घुटन लिख खुद खुली हवा में सांस भरते हो तुम मर्द। बात सुनिए, आपकी रग रग में अगर लड़कियों के लिए नफ़रत भरी है ना, तो मेरी रग रग में भी मर्दों के लिए तलखी दौड़ती है। इसीलिए मुझसे दूर ही रहिएगा। मैं दूर ही हूँ, करीब जाने के लिए मेरे पास ऑलरेडी बहुत से विकल्प हैं। तुम्हारे करीब आने की ज़रूरत नहीं मुझे। मैं विकल्प बनने में यकीन भी नहीं रखती हूँ। होंगे बहुत विकल्प आपके पास करीब जाने को, पर आपकी बेटी की वजह से ही सही अनिवार्य सिर्फ मैं हूँ। कहकर आरती जाने को मुड़ी तो अंगद पीछे से बोला, एकांशी की वजह से ही अनिवार्य हो, वरना ये अकड़ तोड़ने में मुझे 2 सेकंड नहीं लगते। पर कभी कभी परिस्थितियां हाथ बांध देती हैं। आरती अपने कमरे की तरफ निकलते हुए बड़बड़ाई, कमीना जंगली। आरती अपने कमरे में आई और कपड़े बदल कर बिस्तर में घुसते हुए बोली, समझता क्या है ये खुद को? मेरा मुँह मेरी हंसी, इसको क्यों आग लग जाती है मेरे हंसने पर? उधर अंगद भी चेंज करते हुए बड़बड़ा रहा था, समझती क्या है मुझे? कोई मस्खरा हूँ? जब देखो तब हंसती है। मन करता है मुंह पे टेप चिपका दूँ इसके, पता नहीं कैसे झेलूँगा इसे मैं। एकांशी की बात नहीं होती तो इसे मैं 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं करता। ऊपर एकांशी डिनर करने के बाद अम्मा के पास ही सो गई थी, तो वहीं अंगद आज परेशान था। सब सो ही चुके थे तो उसने माउथ ऑर्गन निकाला और जैसे ही बजाया, आवाज़ सुनकर आरती चिहुक कर उठ बैठी। वहीं सहमी सी इधर उधर देखने लगी। अंगद इस बात से अनजान चुपचाप माउथ ऑर्गन बजाने लगा। इधर आरती ने अपने कानों पर कसकर हाथ रख लिए थे, अपनी आँखों को भींचे। वो एक तरफ को सरकी तो अंधेरे में पलंग से नीचे जा गिरी। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि हाथ को कानों से हटाकर उठे और लाइट जला दे। उसकी आँखों के आगे बीती जिंदगी की धुंधलियाँ छवियाँ उभरने लगी और आखिरकार वो जोर से चीख पड़ी। तो अंगद ने माउथ ऑर्गन जेब में रखा और उसके कमरे की तरफ बढ़ गया। दरवाज़ा बंद था तो उसे याद आया कि आरती अक्सर खिड़की खोलकर खड़ी रहती है। अंगद फ़ौरन उस तरफ लपका और खिड़की से अंदर कूद गया। आरती अब भी रुक रुक कर चीख रही थी। अंगद ने जाकर पहले लाइट ऑन की, फिर कोने में घुरक कर बैठी। आरती की तरफ बढ़कर उसके करीब बैठते हुए बोला, क्या हुआ? वो जैसे कुछ सुन ही नहीं रही थी। कुछ भान भी नहीं था उसे कि कमरे में कोई है भी। बाहर जानवी जी भी एकांशी के कमरे का दरवाज़ा बंद कर चली आई थी,
लेकिन दरवाज़ा अंदर से लॉक होने के कारण अंदर नहीं आ पाई थी। अंगद कुछ देर तक तो मुंह से क्या हुआ कहता रहा। फिर जब देखा कि आवृत्ति ना तो आंखें खोल रही है और ना ही कान पर से हाथ हटा रही है, तो उसने आवृत्ति के मुंह पर हाथ रख दिया। बंद करो चीखना, वो कड़क होकर बोला। अपने मुंह पे हथेली का दबाव पाकर आवृत्ति की सांस और तेज हो गई और उसने हाथ हटाने की कोशिश करते हुए आँख भी खोल दी। उसकी घबराहट भरी आंखें सामने अंगद की हैरान भरी निगाहों से मिली तो उसकी जान में जान आई। वो बुरी तरह थरथराई जा रही थी। उसका तन मन सब काँप रहा था। अंगद को देखते ही वो रोते से सकते ही उससे लिपट गई। अंगद बार बार खुद पैर से उसका हाथ हटा रहा था और वो उतनी ही ज़ोर से बार बार लिपटती जा रही थी। आखिर में वो अंगद के हटाने से पहले ही ढीली पड़कर लुढ़कने को हुई तो अंगद ने उसे थाम लिया और बिस्तर पर लिटाते हुए जाकर दरवाज़ा खोल दिया। जानवी जी अंदर चली आई और अंगद की तरफ देखा तो अंगद ने कंधे उचका दिए। तब तक आवृत्ति एक बार फिर बेहोशी में ही चीख उठी तो अंगद पलटकर उसकी तरफ बढ़ गया। वो उसे एक नज़र देख कर जानवी जी से बोला, लग रहा है इसके पास्ट से रिलेटेड कोई बात है। डॉक्टर को बुलाता हूँ कॉल करके। पैनिक अटैक लग रहा है मुझे तो। बुला लीजिए, पर मेरा कहाँ मानिए तो इसे कांसी के ही साइकेटिस्ट को दिखाइए। कुछ रोज बाद क्या फ़ायदा उससे। वो कौन सा एकांशी में सुधार या बदलाव ला पाए। इस लड़की के आने के बाद से पिछले 1 महीने में बहुत सुधार है एकांशी के बिहेवियर में। पहले तो हर 2 दिन पर कोई न कोई जिद लेकर वो परेशान किए ही रखती थी। तो तब कहाँ मालूम था कि इन्हें भी पैनिक अटैक आते हैं। आज अचानक ही जानवी जी बोली, वही तो मैं सोच रहा हूँ। इतने वक्त से नॉर्मल रह रही हैं ये, जबकि हालत भी काफ़ी ख़राब थी तब इसकी। अब तो पूरी तरह स्वस्थ हैं, तो आज क्या हो गया इसे। आवृत्ति अचानक ही उठकर फुर्ती से बैठ गई तो जानवी जी बिस्तर से उठ खड़ी हुई और उसके विपरीत अंगद उसके करीब बैठ गया और बोला, ठीक तो हैं आप। आवृत्ति ने कुछ नहीं कहा, दोबारा अपनी आंखें बंद कर ली। उसे डरे हुए देखकर अंगद जानवी जी से बोला, आज रात आप यहीं रुक जाओ अम्मा, कल सुबह बात करेंगे। डॉक्टर भी नहीं बुला रहा, पता नहीं उसे भी अपने करीब आने देगी या नहीं। यह भी बहुत ज़्यादा डरी हुई लग रही है। इसका दिमाग काम नहीं कर रहा। ठीक है छोटे मालिक, जानवी जी बोली तो अंगद जाने को उठ खड़ा हुआ, लेकिन आवृत्ति ने फ़ौरन हाथ बढ़ाकर अंगद की कलाई पकड़ ली और खुद भी उतरते हुए उसकी बाँह से चिपक कर अब जाकर जुबान खोली, मत जाओ तुम, मत जाओ, मुझे ले चलो साथ। वो यहाँ भी आ जाएगा, छोड़कर कहीं मत जाओ प्लीज़। मुझे नहीं रहना अकेले। मैं बहादुर नहीं हूँ, मैं डरपोक हूँ, बहुत डरपोक हूँ मैं। अंगद ने खुद पे काबू करने को अपने दांत जमा लिए। आवृत्ति का बार बार इस तरह चिपकना उसे जरा भी नहीं भा रहा था। जानवी जी उसे देखने लगी तो अंगद बोला, आप जाकर सो जाइए, एकांशी अकेली होगी ना, मैं ही रुक जाता हूँ इसके पास, हैंडल कर लूँगा मैं, जी कह कर जानवी जी बाहर निकल गई और जाते जाते दरवाज़ा लगा दिया तो अंगद ने निगाह उठाकर नाखुशी से दरवाजे की तरफ देखा। जानवी जी मन ही मन खुश होते हुए बोली, कुछ भी जादू कर दो भगवान, छोटे मालिक को इनके प्रति लगाव पैदा कर दो ना। अभी तक तो ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी आप पर भरोसा है मुझे। ये सिर्फ एकांशी के लिए इम्पोर्टेंट ना होकर अंगद के लिए भी ज़रूरी हो जाए। अच्छी खासी चुलबुली सी लड़की है, घर में रौनक लग जाएगी इसके रहने से। मुझे नहीं लगता कि बड़े मालिक को भी मतलब है इसके पास्ट से। पास्ट तो सबका होता है, छोटे मालिक का भी तो है ही। इधर अंगद ने आवृत्ति का हाथ खुद की बाँह से हटाते हुए कहा, सो जाइए, मैं कहीं नहीं जा रहा, यहीं पर हूँ। आवृत्ति लेट गई और आंखें बंद कर ली तो अंगद कुछ देर किनारे पैर लटका कर बैठा रहा। फिर धीरे से खड़ा हुआ और आदतन दबे पाँव ही खिड़की के पास आकर खिड़की बंद कर दी। वो धीरे से आकर
आरती के पास बैठा और उसे सोया समझकर वहाँ से जाने की सोची, पर फिर उसका चीखना याद आया तो वह मन मार कर वहीं दूसरी तरफ बिस्तर के किनारे बैठ गया। ऐसे एक कमरे में उसके साथ होना अंगद को जरा भी नहीं भा रहा था। वो अपनी मर्जी से लड़कियों के साथ बाहर जाता, क्लब जाता, उन्हें डिनर और लंच पर ले जाता, पर किसी को भी वो कमरे तक कभी नहीं लाया था। लड़कियों की लाख कोशिशों के बाद भी कोई लड़की उसकी ज़िंदगी में ये हक हासिल नहीं कर सकी थी। वो उनके करीब जाकर भी उन सब की पहुँच से बहुत दूर रहता था, और आज एक लड़की के साथ कमरे में होना उसे परेशान कर रहा था। माथे पे सिकन की रेखाएं उभर आई थी। उसने दोनों हथेलियाँ पीछे बेड पर रख कर छत की तरफ मुँह उठाते हुए आंखें बंद कर ली और मन ही मन बोला, क्या हुआ इसे अचानक? अच्छी खासी तो बहस करके गई थी मुझसे, और कौन आ जाएगा? पागल खाने में थी तो शायद वहाँ से जुड़ी कोई बात हंट कर रही है इसे। मैं भी इलेक्ट्रिक शॉक या कुछ और तरीका जिससे इसे पनिश किया गया हो। अंगद सोचने में व्यस्त था कि तभी उसके पैरों पे कोई लेट गया तो उसने फ़ौरन आंखें खोल ली। आरती उसके पैर पर आकर सो गई थी। अंगद को ये जरा भी अच्छा नहीं लगा और उसने बिना कुछ कहे आरती के कंधे को पकड़कर उसे खुद से दूर हटाना चाहा, लेकिन आरती उसके घुटनों को कसकर पकड़ी हुई थी। वो जितना दूर हटाने की कोशिश कर रहा था, आरती उतना ही चिपक जाती। उफ़, बिल्कुल चींटे की तरह चिपक गई है ये तो, छोड़ ही नहीं रही। क्या मुसीबत है ये, आई जस्ट हेट इट। वो होठों में बड़बड़ा उठा। आरती जब निश्चिंत सो गई तो अंगद ने उसे अपनी गोद से हटाकर लिटा दिया और खुद भी बिस्तर पर चढ़ के उसकी सिरहने बैठ गया। चेहरे पर आए बालों को एक तरफ हटा दिया ताकि वो आराम से सो सके। सुबह होने को हुई तो अंगद उठकर दबे पांव कमरे से बाहर निकल गया। अपने कमरे में जाकर फ्रेश हुआ, फिर फाइल्स देखते हुए थक गया तो आंख बंद कर ली। आरती की नींद खुली तो सुबह हो चुकी थी। वो उठ बैठी। उसे रात की बात याद आ गई कि कोई माउथ ऑर्गन बजा रहा था और वो आपा को बैठी थी, पर इससे ज़्यादा उसे कुछ याद नहीं आ रहा था। वो कमरे से बाहर निकली और किचन में चली आई। रात के बर्तन धोते हुए वो मन ही मन बोली, अभी कुछ वक्त बाहर ना जाना ही सही है। अच्छा तो नहीं लग रहा इसका एहसान लेना, पर कोई चारा भी नहीं है। वो मुझे ढूंढ रहा होगा तो मुझे फिर पागल खाने उठा ले जाएगा। नहीं जाना दोबारा वहाँ। इधर अंगद लगातार पानी गिरने की आवाज़ सुनकर किचन में चला आया। सामने सोच में गुम आरती को देखकर उसने खुद ही उसके पीछे जाकर खड़े होते हुए हाथ बढ़ाया और नल बंद कर दिया तो आरती को होश आया। अंगद की करीबी ने उसने रात की बातों को याद करने के लिए दिमाग पे जोर डालना चाहा। कुछ याद नहीं आया तो वो जाने को कदम बढ़ा चुके अंगद को टोंकते हुए बोली, कल रात कुछ हुआ था क्या? कुछ से मतलब? जाते हुए अंगद ने अब रुक कर बिना मुड़े ही पूछा। मतलब आपके और मेरे बीच कोई लड़ाई या कुछ और? आपके और मेरे बीच कुछ भी होने की गुंजाइश ही नहीं है, कहकर अंगद वापस चला गया तो आरती ने राहत की सांस ली। थैंक गॉड कुछ गड़बड़ नहीं की मैंने। मुझे तो लगा था कि ये बहुत सुनाएगा मुझे। आरती चाय बनाने लगी। तब तक जानवी जी नीचे चली आई। तुम ठीक हो? उन्होंने सवाल किया। जी ठीक हूँ, आरती ने कहा और साथ खड़ी एकांशी को देखकर उनके पास बैठते हुए बोली, गुड मॉर्निंग लिटिल एंजल। गुड मॉर्निंग। मेरे जाने के बाद पापा ने आपसे लड़ाई की क्या? उसने पूछा। नहीं, कोई लड़ाई नहीं हुई उनके और मेरे बीच, आरती हंसते हुए बोली। फिर चाय कप में निकालने लगी तो अंगद भी बाहर सोफे पर आकर बैठ गया। एकांशी उसकी गोद में जा बैठी और उसके सीने पर सिर रख दिया। अंगद खामोशी से उसके सिर पर हाथ फेरता रहा। ये एकांशी का प्यार जताने का तरीका था। वो कुछ कहती नहीं थी, खामोशी से अंगद के सीने से चिपक जाया करती थी। आरती ने चाय का कप अंगद के पास टेबल पर ला रखा और जानवी जी के पास जा बैठी। बहुत प्यार करती हैं मिस्टर मर्चेंट से? वो एकांशी की तरफ देखते हुए बोली। हाँ बहुत।
फिर भी बच्चे सुबह चिपकने के लिए माँ के सीने की नरमी चाहते हैं। माँ की ज़रूरत ज़्यादा होती है, जानवी जी ने कहा। आरती ने गहरी सांस बहते हुए कहा, ज़रूरत तो दोनों की ही होती है अम्मा। माँ बाप बच्चों का नसीब होते हैं, उनका साया हटते ही बच्चे बदनसीब हो जाते हैं। दोनों रहें तो बढ़िया, वरना कोई भी एक रहना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो लोग ज़िंदगी नरक कर देते हैं अनाथ बच्चों की। जानवी जी ने आरती की बात के पीछे के दर्द को महसूस करते हुए उसकी तरफ निगाह उठाई तो आरती फौरन सहज होकर मुस्कुरा दी। तुम्हारा सच में कोई नहीं? जानवी जी ने पूछा तो आरती लास्ट सिप लेते हुए उठ खड़ी हुई और दृढ़ता से बोली, कोई नहीं। जानवी जी भी खड़ी हो गई और किचन में उसके साथ चली गई। मेरी बात मानो, तुम घर पर ही काम करो। कल जिस तरह तुम रात में डर गई थी, उसके बाद मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा बाहर जाना ठीक है। डरने से ज़िंदगी नहीं कटेगी अम्मा। मुझे यहाँ एहसान लेना ठीक नहीं लगता। मैं दब जाऊँगी एहसानों के नीचे, आरती ने कहा और फिर सब्जी काटने लगी। जानवी जी बाहर निकल आई, तब तक एकांशी किचन में घुस गई। मिस आरती, मेरे लिए आलू के पराठे बनाना मुझे बहुत पसंद है। ओके, अब आप खेलो, तब तक मैं बनाती हूँ, फिर आप भी मेरे साथ खेलोगी। अब तो आप कमरे से बाहर आने लगी ना। अब पापा नहीं डांटेंगे ना मुझे? नहीं डांटेंगे, मैं पक्का आपके साथ खेलूँगी। एकांशी खुश होकर कमरे की तरफ भाग गई। सिवा अंगद का नाश्ता उसके कमरे में लेकर चला गया तो आरती जानवी से बोली, वो नाश्ता सबके साथ नहीं कहते हैं, लेकिन शायद रात के हादसे की वजह से नहीं आए। कोई गड़बड़ नहीं झेलना चाहते होंगे। सुबह सुबह कल रात का इंसिडेंट कौन सा वाला? पानी गिरना, गिलास टूटना वगैरह। काम का वक्त है ना, इस टाइम वो शांति चाहते हैं। ओह, कहकर आरती एकांशी को नाश्ता कराने लगी। अंगद ने कमरे में फाइल बंद की और दरवाजे तक आकर इस तरफ देखा तो एकांशी को खाते देखकर मुस्कुराने लगा। आमतौर पर वो सुबह नाश्ते के वक्त दौड़ती रहती थी। अम्मा और अंगद परेशान हो जाते थे। एक बार में इस तरह शांति से बैठकर नाश्ता उसने आज तक नहीं किया था। लग ही नहीं रहा था कि ये वही एकांशी है। अंगद वापस कमरे में चला गया और नाश्ता करने के साथ साथ फ़ोन पर बात करने लगा। फिर बाहर निकल गया। उसके जाते ही आरती ने एकांशी का हाथ पकड़ा और अपने कमरे में ले गई। लेट्स डांस, वो बोली तो एकांशी खुश हो गई और सॉन्ग प्ले करने लगी। पहला सॉन्ग चला, तू चीज़ बड़ी है मस्त मस्त। आरती पूरी तरह गाने में डूबकर डांस करने लगी। रात का सारा डर और स्ट्रेस उसने डांस करते हुए बाहर निकाल दिया। एकांशी इसके रुकते ही खुश होकर ताली बजाने लगी और बोली, यू आर अमेजिंग। एकांशी की खुशी से दमकते चेहरे को देख आरती ने उसे आज पहली बार पकड़ कर चूम लिया। फिर दोनों ही साथ में डांस करने लगे। आरती उसे डांस स्टेप सिखाने लगी। उधर अंगद अपनी कंपनी में मॉडलिंग देख रहा था। ड्रेस और नई मॉडल्स की फ़ोटो देखते हुए वो स्टाफ से बात कर रहा था। उसके पास एक थिएटर भी था जहां वो कम ही जाया करता था। कभी जाता भी तो आर्टिस्ट का काम वो अंदर कमरे में ही रहकर देखता था। सुजीत उसके पास आकर बोला, सर, कोरियोग्राफर के लिए जो वारंट निकाली थी उसमें बहुत से लोगों के फॉर्म आए हैं। आप रहेंगे ना सिलेक्शन वाले दिन? नहीं, तुम देख लेना, मैंने मीटिंग रखी हुई है उस दिन, या नहीं यहाँ नहीं आऊँगा। ओके सर। अंगद काम में था कि तभी फ़ोन आ गया। उधर से एक लड़की की नसीली आवाज़ आई, हे बेबी, भूल तो नहीं गए कि आज मेरे साथ डिस्को जाना है? नहीं, मैं मीटिंग भूल सकता हूँ लेकिन डिस्को जाना नहीं। इतनी बेताबी क्यों होने लगी? तुम्हें इंतज़ार करो, रात होने तक बेताबी तो होगी ही। तुमसे जो मिलना है मिलता हूँ, इंतज़ार करो। अच्छे मोमेंट्स के लिए इंतज़ार करना बनता है, कहकर अंगद ने रिप्लाई सुने बिना ही फ़ोन काट कर टेबल पर रख दिया। उसके चेहरे पर उभरे भावों को कोई भी प्यार नहीं कह सकता था। कसे हुए सख्त जबड़े और फ़ोन को घूरती आँखें इस बात की गवाही दे रही थी कि उसे घृणा हो रही थी।
अपने बालों में हाथ फेरते हुए हाथ नीचे लाकर टेबल पर मुट्ठी बांधते हुए बोला, दीज गोल्ड डियर गर्ल्स। अंगद अपना काम ख़त्म करके डिस्को चला गया। वो थोड़ा बहुत ड्रिंक करने लगा। किसी लड़की के साथ बाहर होने पर वो अक्सर ही ड्रिंक करता था। वो लड़की के डांस को एंजॉय करने की कोशिश करने लगा। वो लड़की खूबसूरत सी रेड ड्रेस में उससे अतरंग होते हुए उसे लुभाने की पुरजोर कोशिश करने लगी, लेकिन अंगद के मन में कोई भाव नहीं जागा। वो उसकी करीबी के बावजूद भी कुछ फील नहीं कर पाया। आखिर में वो लड़की जब अंगद के करीब झुकी तो अंगद ने अपना चेहरा नहीं हटाया, उसे खुद को किस करने दिया, फिर दूर हट गया और उसे कुछ पैसे देकर अपनी गाड़ी में बैठ गया। ड्राइव करते हुए उसने एक सॉन्ग चला दिया जो वो कुछ सालों से अक्सर सुना करता था। अपनी कहानी कैसे कहेंगे, अपनी कहानी कैसे कहेंगे, दिले उम्मीद तोड़ा है किसी ने, सहारा दे के छोड़ा है किसी ने, प्यार की आग में जलते रहे। सॉन्ग चलता रहा और वो तेज़ स्पीड में गाड़ी ड्राइव करता रहा। वो गुस्से में गियर दबाते हुए बोला, कितनी कोशिश करता हूँ तुम्हें भूलने की, पर तुम अब भी हो मुझ में। मुझे तुम नहीं चाहिए। नफ़रत करता हूँ तुमसे, बेहद बेहिसाब नफ़रत। मरते दम तक तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा, पर फिर भी जाने क्यों कोई भी लड़की मुझ पर असर नहीं कर पाती। कोई तुमसा नहीं। तुम्हारे जाने के बाद कितनी ही लड़कियों से मिला, गिनती ही नहीं मुझे, पर किसी को भी लेकर मुझे कुछ महसूस नहीं होता। लाख कोशिशों के बावजूद कोई मेरी आत्मा तक नहीं पहुंचती। कोई नहीं, कोई एहसास, कोई जज्बात मुझ में सिर नहीं उठाता, एक लम्हे को भी नहीं। हर लड़की तुम जैसी ही लगती है, दौलत की लालची। किसी की निगाह में प्यार नहीं होता। तुम लड़कियां सिर्फ दिलों से खेलने के लिए पैदा होती हो। प्यार शब्द से तुम्हें कोई वास्ता नहीं होता। वो घर पहुंचा तो डिनर का वक्त हो चुका था। सब टेबल पर बैठे हुए थे। क्योंकि वो फ़ोन नहीं उठा रहा था, अंगद खामोशी से अंदर चला गया। फिर चेंज करके वो भी आ गया तो उसे देखकर आवृत्ति एकांशी के पास वाली चेयर से हटने लगी, लेकिन वो तुरंत बोला, बैठी रहो। आवृत्ति बैठ गई और खाने लगी तो अंगद ने भी अपनी प्लेट लगा ली। वो खामोशी से खाने लगा। अमरेंद्र जी पहले तो चुप से देखते रहे, फिर बोली, आज काफ़ी दिनों बाद लेट आए हो, काम था? ऐसी कोई अनोखी बात नहीं हुई पापा, पहले भी मैं लेट आता रहा हूँ। मुझे लगा आदत बदल ली तुमने। गलत लगा, वो ज़माना गया। मैं अब खुद को किसी के लिए नहीं बदलता पापा। एकांशी ने अंगद को गंभीर देखकर जानबूझकर उसकी बात को काटते हुए टोका, मैंने ना आपके लिए एक डांस तैयार किया है, खाने के बाद आपको दिखाऊं। मेरा खाना हो गया है, आप खाते रहिए और देखते भी रहिए। मैं वेट नहीं करूँगी, वरना मुझे तो जानते ही हैं, खाते ही नींद आने लगती है। ओके दिखाओ। एकांशी चेयर से उतर गई और तरह तरह के एक्सप्रेशन देते हुए डांस करने लगी। साथ ही साथ लिपसिंग भी करती रही। चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से, सबसे प्यारा कौन? पापा, मेरे पापा। अंगद अब मुस्कुराने लगा था। उसका ख़राब मूड इस प्यारे से डांस को देखने के बाद काफ़ी हद तक ठीक हो गया था। वो चेयर से उठा और एकांशी को गोद में उठाकर उसे प्यार से चूमने लगा तो एकांशी अपना चेहरा दूर हटाते हुए बोली, पापा, बदबू आ रही है आपसे। क्या गंदा संदा खाकर आए हो? मत खाया करो ना, मुझे स्मेल अच्छी नहीं लगती। अंगद ने उसे नीचे उतार दिया और बोला, आगे से ख्याल रखूँगा, सॉरी। आवृत्ति ने निगाह तो नहीं उठाई, पर समझ गई थी कि क्या चक्कर है, क्योंकि अंगद उसके बराबर में ही बैठा था। तो जब जब वो बोल रहा था, बियर की गंध आ रही थी। एकांशी ऊपर जाते हुए बोली, अम्मा, मैं जा रही हूँ, आप आ जाना। मैं बहुत थक गई हूँ क्योंकि मैंने इतना सारा डांस किया है ना। ओके, मैं भी आ ही रही हूँ, कहकर जानवी जी खड़ी हुई और हाथ धोकर अमरेंद्र जी को उनके कमरे तक ला छोड़ा। फिर ऊपर की तरफ बढ़ गई
तो आवृत्ति भी उठकर बर्तन हटाने लगी। अंगद ने निगाह ऊपर की और उसे देखने लगा। आवृत्ति कुछ देर इग्नोर करती रही, पर लगातार खुद पर उसकी नज़र पाकर उसने भी अब पलकें उठा ली और बोली, कुछ कहना चाहते हैं? हाँ तो बोलिए ना। मैं अंतर्यामी नहीं हूँ कि घूरने से समझ जाऊँगी कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। मेरी बेटी को मुझसे दूर करने की कोशिश कभी मत करना। आप क्या क्या सोचते रहते हो? भला मैं क्यों करूँगी ऐसा? तुम लड़कियों को कुछ करने के लिए वजह की ज़रूरत नहीं होती, दिमाग चल जाता है। इतना सोच कर मन को व्याकुल करने की ज़रूरत नहीं है। वो आपकी बेटी है और आपकी ही रहेगी। तो यही सोच कर पी कर आए हैं आप? सटअप, मैं एंजॉय करने गया था तो पी कर आया हूँ। मुझे किसी बात की कमी नहीं कि कुछ सोच कर पीऊँगा। मुझे कमी है तो मैं भी नहीं पीती। पीने से कमी दूर तो नहीं हो जाएगी। ये एंजॉय करने का तरीका है। ओह अच्छा, फिर तो एकांशी को भी एंजॉय करने का ये तरीका सिखाएंगे ना आप? अंगद गुस्से में खड़ा हो गया और बोला, मेरे लाइफ स्टाइल में खलल डालने की कोशिश मत करो, समझी? मैं क्यों डालूँगी खलल? बल्कि बाहर से क्यों बियर पीकर आना? घर पर भी पीजिए ना। कहते हुए वो किचन में सिंक में बर्तन रखने लगी तो अंगद उसके पीछे चला आया और उसे झटके से खुद की तरफ घुमा लिया। कुछ बोलने को मुंह खोला लेकिन फिर चुप रह गया और उसे घूरने लगा तो आवृत्ति जाने को हुई, लेकिन अंगद ने दरवाजे पे हाथ रख लिया और उसे देखने लगा। क्या हुआ? अभी क्या प्रॉब्लम है? अंगद चुप रहा और एकटक उसे देखता रहा। मेरे चेहरे पे कुछ लगा है क्या? आवृत्ति ने कहा। अंगद अभी भी चुप रहा तो वो बोली, नहीं बताना है तो हटिए, मुझे जाना है। कुछ हो नहीं रहा तुम्हें? अंगद ने गहरी आवाज़ में कहते हुए उस पर नज़र दौड़ाई। क्या होना चाहिए? आवृत्ति ने भी निगाह में निगाह मिलाकर पूछ लिया। अंगद चुप होकर उसे इंटेंसिटी से देखने लगा तो वो बोली, बताइए ना, क्या होना चाहिए? अंगद ने बिना कुछ कहे उसके बालों की तरफ हाथ बढ़ाया तो आवृत्ति ने उसका हाथ बीच में ही रोकते हुए कहा, आपके पास कोई जवाब नहीं तो मेरी बात सुनिए। इस धरती पर अब मेरे लिए कोई ऐसा मर्द नहीं है जिसमें ऐसा कुछ हो कि उसके देखने से, छूने से या करीब आने से मुझे कुछ हो सके। इस किस्म के एहसास मुझ में रहे ही नहीं। फिर आवृत्ति ने उसकी कॉलर पकड़ उसे हल्का सा खुद की तरफ खींचते हुए कहा, आप मेरे उतने करीब आए या फिर इतने करीब, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे कुछ नहीं होता, समझ गए? अंगद अपने कॉलर से उसका हाथ हटाने की कोशिश करते हुए उससे दूर होने को हुआ, क्योंकि उसे डर था कि कहीं आवृत्ति पर ही फ्रस्ट्रेशन ना निकल जाए। तब तक आवृत्ति ने भी उसे छोड़ दिया और अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर लिया। दरवाज़ा बंद करते ही उसने बोतल उठाया और गट-गट करके आधा बोतल पानी पी गई। जाने कहाँ से इतनी हिम्मत आ गई थी कि इतना सब कह गई। शायद भरोसा था कि वो गलत हरकत नहीं करेगा, क्योंकि एक बेटी का बाप है वो। इधर अंगद ने आगे बढ़कर चेहरे पर पानी के छींटे मारे और आवृत्ति के चेहरे को याद करते हुए आंखें बंद कर ली। मन ही मन बोला, नहीं है, कुछ नहीं है इसके मन में मेरे लिए, यहाँ सिर्फ एकांशी के लिए ही है, कोई दिखावा नहीं कर रही। थैंक गॉड कि ये बाकी लड़कियों की तरह मुझे पाने को बेकरार नहीं है। आवृत्ति चुपचाप सो गई। आज नींद भी आ गई उसे, शायद डांस करके थकी हुई थी इसीलिए। उधर अंगद को आज नींद नहीं आ रही थी। जब जब वो किसी और लड़की के संग वक्त बिताता तो बेतरह परेशान रहता। उस रात वो उस लड़की के केस को याद करते हुए अपने होठों को रगड़ते हुए अपने चेहरे को शीशे में देखा और फिर ताबड़तोड़ दीवार पर हाथ मारते हुए बोला, क्या से क्या बनाकर छोड़ दिया तुमने मुझे? क्या था मैं और क्या हो गया हूँ? क्यों पड़ा था तुम्हारे प्यार में? मैं नहीं पड़ना चाहिए था। हर लम्हे से नफ़रत है मुझे, जिन लम्हों में मैं तुम्हें दिल में बसा बैठा था। तुम नहीं थी मेरे प्यार के लायक, पर देखो ना, तुमने मुझे किसी के प्यार के लायक नहीं छोड़ा। सबकी करीबी से नफ़रत ही होती है, सिर्फ़ और सिर्फ नफ़रत। अंगद ने माउथ ऑर्गन निकाला और धुन में ही गाने लगा,
जिंदगी की न टूटी लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। अक्सर ही वो ये धुन बजाता था। एकांशी को बहुत पसंद था ये। वो जब नहीं सोती थी या फिर किसी मसले पर जिद करके बैठ जाती थी तो अंगद यही धुन बजाना शुरू कर देता था और वो इसे सुनने के लिए गुस्सा और जिद भूल कर शांत होकर उसके पास आकर बैठ जाती थी। आरती सो चुकी थी लेकिन नींद में ही उसे लगा तो नींद उचट गई। पर उसी पल अंगद उसे टेबल पर रखकर बिस्तर पर जा लेटा तो आरती को लगा कि वहम था कि माउथ ऑर्गन बज रहा था। वो उठी और हल्की आवाज़ में गाने ऑन करके सो गई ताकि कुछ और ना सुनाई दे। सुबह जल्दी उठकर किचन में गई तो अभी चिंतित रह गई। किचन के ज़्यादातर बर्तन सिंक में रखे हुए थे। वो समझ गई कि ये सब अंगद ने जानबूझकर उसका काम बढ़ाने की नीयत से किया है। आरती बर्तन धोते हुए बड़बड़ाई, मेरा बस चले तो पत्तल का ज़माना ला दूँ, धोने का झंझट ही खत्म हो जाएगा। अंगद एक्सरसाइज कर रहा था। बर्तनों को ज़ोर ज़ोर से रखने की आवाज़ सुनकर वो समझ गया कि आरती उठ गई है। वो शैतानी मुस्कुराहट देते हुए कसरत करने लगा। कुछ देर बाद जब आरती के सारे बर्तन धुल गए तब अंगद ने अचानक उसमें से एक बर्तन उठा लिया और बेसन निकाला। फिर उसे वापस डिब्बे में उड़ेलते हुए गीली थाली पर चिपके बेसन को देखते हुए उसे सिंक में डाल दिया। फिर इसी तरह एक एक करके उसने 4-5 बर्तनों को किसी न किसी तरीके से गंदा कर करके बेसिन में डाल दिया। अब उसने जैसे ही बर्तन उठाया आरती ने झपट कर उसके हाथ से बर्तन छीनते हुए उसे वापस रख दिया। अंगद ने भी तब तक दूसरा बर्तन उठा लिया तो आरती ने वो भी छीन लिया और बोली, इनफ मिस्टर मर्चेंट, धोने में मेहनत लगती है, ये क्या तरीका है? आप जानबूझकर काम बढ़ाए जा रहे हैं। मेरा काम के पैसे मिलेंगे आपको, एहसान नहीं कर रही हो बर्तन धोकर, अंगद ने कहा और उसके हाथ से बर्तन छीन कर जैसे ही कुछ करने को हुआ आरती ने फिर छीन लिया और दूसरी तरफ मुड़ गई। अंगद उसके हाथ से छीनने की कोशिश करने लगा। तब तक शिवा आ गया तो आरती रुक गई। अंगद ने भी उसे छोड़ दिया। आरती बाहर निकलते हुए बोली, मैंने सब धो दिया है, आप इनसे पूछ लीजिए कि क्या बनेगा, मैं आती हूँ तब तक। आरती ने वक्त देखा और जल्दी से नहा धो लिया। उधर अंगद भी एकांशी के कमरे की तरफ बढ़ गया। आज लेट कैसे हो गई? वो उसके माथे को चूमते हुए बोला, पापा अभी सोने दो ना, रात में आप माउथ ऑर्गन बजा रहे थे तो मैं जाग गई थी, वही सुन रही थी। फिर लेट नींद आई तो अभी नींद पूरी करनी है। हाँ, थोड़ी सी बाकी बची है अभी, अंगद हंसते हुए बोला। थोड़ी सी मतलब कितनी? पापा मैं सो रही हूँ ना, परेशान नहीं करो। अंगद भी बराबर में लेट गया और खर्राटे लेने लगा तो एकांशी उठकर बैठ गई और झुंझलाते हुए बोली, पापा। अंगद ने ऐसे आंखें खोली जैसे उसे किसी ने नींद से जगाया हो और बोला, ओफो, किसने जगा दिया यार, मैं सो रहा था ना, सोने दो ना एकांशी, कहकर उसने फिर आंख बंद कर ली और खर्राटे मारने लगा तो एकांशी ने तकिया उठाकर उसे मारते हुए कहा, पापा नाटक मत करो, आपने मुझे जगा कर रख दिया है, मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। अंगद ने तकिया हटाकर उसे अपनी बाहों में भींच लिया और उसे चूमते हुए बोला, तो मैं भी किस्सी किस्सी से पिटाई करूँगा तुम्हारी, छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। एकांशी खुद का चेहरा अपनी छोटी छोटी हथेलियों में छुपाते हुए खिलखिलाकर हंसने लगी। उसके पहने पहने सुंदर दांत होठों के बीच से झांकने लगे। अंगद को उस पर और प्यार उमड़ आया तो उसने एक बार फिर उसे चूम लिया। आरती दरवाजे पे चाय लिए खड़ी थी पर दोनों को ऐसे देखकर उन्हें टोकना अच्छा नहीं लगा, इसीलिए चुपचाप उन्हें देखने लगी। चेहरे पर अनजानी ही एक स्माइल आकर ठहर गई। अंगद उसे गोद में उठाकर जैसे ही मुड़ा आरती को देखकर हंसी रुक गई। एकांशी उसकी गोद से उतरकर आरती के पास भागी और बोली, नीचे झुको मिस आरती, गुड मॉर्निंग वाली किस्सी दे दूँ। आरती नीचे झुक गई तो एकांशी ने उसके गाल को चूम लिया और भागकर अंगद के पास चली गई। अंगद ने वापस उसे गोद में उठा लिया और नीचे बढ़ते हुए बोला, चाय नीचे ही ले आइए। आरती उनके पीछे हो गई। नीचे जाकर चाय टेबल पर रखा और किचन में चली गई।
जाह्नवी जी कांसी से बातें करने लगी क्योंकि अंगद फ़ोन पे बात करने लगा था। आरती जल्दी से एक सैंडविच लेकर अपने कमरे में चली गई। अंगद ने गौर नहीं किया। वो बात करते करते उठ के कमरे में चला गया तो वहीं आरती बाहर निकल आई। इतने दिनों बाद बाहर कदम रखते हुए जाने क्यों कदम कांप रहे थे। वो कदम आगे बढ़ाती फिर पीछे ले लेती, तब तक कानों के पीछे आवाज़ गूंजी, वैसे तो लैंडमाइंस नहीं बिछे हुए यहाँ, आगे स्टेप रख सकती हैं, पर कदम आगे बढ़ाने में इतना डर है ही तो निकलने की ज़रूरत क्या है। ज़रूरत है क्योंकि आपकी मनमानी नहीं झेलना चाहती मैं, तो जाओ ना। अब नहीं जाऊंगी, आपने टोंक लगा दी। कदम निकलते निकलते ही कहकर वो अंदर चली गई तो अंगद भौहें उचकाते हुए बोला, अजीब ही है, ये कौन सा लॉजिक लगा कर गई है। हर बात में आनाकानी करने वाली कह रही है कि मैं मनमानी करता हूँ। कमाल है। अंगद कुछ देर बाद जैसे ही अंदर आने को हुआ, आरती ने जानबूझकर दरवाजे पर ही पोंछा मार दिया। वो दूसरी तरफ से अंदर कदम बढ़ाने लगा तो उसने उस तरफ भी वाइपर फिराना शुरू कर दिया। कुछ देर तक यही कार्यक्रम चला तो अंगद गुस्से से बोला, स्टॉप इट। आरती उसकी डांट से बेसर पोछा लगाती रही तो अंगद ने तेजी से अंदर कदम बढ़ा दिया, लेकिन जल्दी में कदम बढ़ाने की वजह से वो स्लिप कर गया। उसके स्लिप होते ही आरती ने पकड़ लिया। आरती को अंदेशा ही नहीं था कि वो उसे पकड़ सकता है। अच्छे खासे लंबे चौड़े आदमी को यूँ अचानक संभालना आरती के बस का नहीं था। वो भी उसके साथ फर्श पर जा गिरी। ओह! आरती के मुंह से कराह निकली और कमर पर हाथ चला गया। अंगद फौरन उठ गया और जाने को कदम बढ़ाते हुए बोला, जैसे को तैसा, नाउ एंजॉय। दोस्तों, इस कहानी के इस चैप्टर का एंड यहीं पे करती हूँ। मिलती हूँ कहानी के नेक्स्ट चैप्टर के साथ। आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि आप लोगों को कहानी कैसी लग रही है, वरना फिर मेरा मेहनत करना तो बेकार ही है। बहुत मेहनत लगती है एक कहानी को तैयार करने में और आप लोगों का कुछ नहीं जाएगा एक लाइक करने में। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, लाइक और कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को कहानी कैसी लग रही है। चलिए मिलती हूँ कहानी के नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।